नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरेक्टिव सत्र में। ये सत्र है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का। आइए इस समावेशी कक्षा के सत्र के जरिए अपनी समझ के दायरे को और विस्तृत करते हैं। आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल और NCERT PM ई विद्या क्लास 10 यूट्यूब चैनल्स पर। मैं सृजन राजपूत हूँ और मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आप भूमिका हैं। भूमिका, आपका भी सत्र में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये विज्ञान साइंस का सत्र रहेगा और विषय जो आज हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं इस दुनिया की तो ये कितनी रंगीन है, इसमें कितने सारे रंग छुपे हैं और ये सब देखना संभव है क्योंकि हम ये सब अपनी नेत्र, अपनी आँखों से देखते हैं। लेकिन ये फंक्शंस कैसे होते हैं और कैसे हमें कभी कभी नज़र का चश्मा लग जाता है और ये सब प्रक्रिया जो है प्रकृति ने किस तरह से रखी है, इस पर विज्ञान क्या कहता है, ज़्यादा जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ देंगे। यदि आपके मन में भी हमारे सत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कीजिए। ये नंबर है 8004405559। आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। मेल में आप अपने सुझाव भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सत्रों में और विशेष क्या सुविधाएं चाहते हैं। इसके लिए लिखें dts.class10@ciet.nic.in पर। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ी हमारी ऑडियंस लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिखकर अपने प्रश्न हमसे पूछ सकती है। तो चलिए विषय को अपनी विशेषज्ञ से जानते हैं और स्वागत करते हैं अनीता सरदाना मैम का। मैम नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। बताना चाहूँगी मैम, अनीता सरदाना कंसल्टेंट फॉर इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन की अध्यापिका हैं और हमें आज इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगी। तो मैम, जब हम ये विषय सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आँखों से हम ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं और हमारे साथ इंक्लूसिव क्लासरूम में हमारे कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी जुड़े हैं, उनके लिए इस विषय को कैसे सरल बनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो भी आप ज़रूर बताएं। मैम बिल्कुल, कि क्योंकि हमारी क्लास में बहुत डाइवर्स लर्नर्स हैं, इंक्लूसिव क्लास है, बहुत डिसेबिलिटी वाले भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं या किसी और नीड वाले भी बच्चे हमारे साथ हो सकते हैं। इसलिए हमने इस क्लास के लिए जो TLMs बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं जो सबके लिए ही समझने में आसान रह करेंगे, कंसेप्ट को समझने में मदद करेंगे और इंटरेस्टिंग भी करेंगे। इसके अलावा जो हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे उससे भी बच्चों को बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि ये बच्चे हमारे रोल मॉडल्स या मॉडल्स देख करके ही सीखते हैं, काम करके सीखते हैं। इसलिए उनके आगे हमने ये रखा है कि हम उनको कोई ना कोई ऐसी सुविधा दें जिससे वो आराम से देख सके या उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकें। जी, सो मैम, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन, प्लीज लेट अस स्टार्ट। या मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमारी आइज से संबंधित हम देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। क्या हमारी आइज में भी लेंस होता है? क्या वो लेंस कैसे काम करता है, वो इमेज कैसे बनाता है? फिर अगर ये लेंस हमारा काम करता है तो फिर कभी कभी हमारी आँखों पे चश्मा क्यों लग जाता है? आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब इस सेशन में लेंगे। जी बिल्कुल, तो मैम शुरू करते हैं। विषय वाकई बहुत रोचक लग रहा है और बच्चे भी उत्सुक हैं जानने के लिए। हाँ, तो मैम स्टार्टिंग में आज मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि ये मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, आप इस अरेंजमेंट को देखिए और आप बताइए कि आपको इसमें क्या अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, रिफ्लेक्टेड है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पेन को तोड़ के डाला हुआ है। हाँ, है ना? पर ये देखिए पेन इसमें बिल्कुल ही साबुत है, ठीक है। पर ये जब आप इसकी आकृति यहाँ से देख रहे हैं, साइड से जब आप इसको देख रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है, जैसे ये टूटा हुआ पेन हो। जी। तो ये क्यों हो रहा है? इसको हम कहते हैं ये रिफ्रैक्शन फिनोमिनन के कारण हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन जो मतलब लाइट रेस जब एक से दूसरे में बेंड होती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज़ मैं और आपके आगे रखती हूँ मैम, ये देखिए आपको इसमें क्या दिख रहा है? जी, तो मैम अगर इसकी बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि हमारे आईज में भी लेंसेज हैं और ये शायद उन्हीं का रिफ्लेक्शन है।
हाँ मैम, उनका रिफ्लेक्शन तो नहीं, बट ये हमने एक यहाँ पर शो किया है कि कैसे जब हम ये रखते हैं ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के सामने तो उसकी आकृति कैसे बनती है। स्टूडेंट्स, ये आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ये इसीलिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। आपने ये देखा था कि जहाँ अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं उसकी इमेज भी अलग अलग जगह पे बनती है, अलग अलग साइज में बनती है। तो इस चीज़ का ज्ञान आज हमारे को इसमें भी देखना है, क्योंकि हम ह्यूमन आई भी अलग अलग मतलब दूर या पास दोनों तरह की ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाता है और उसका साइज भी विभिन्न हो सकता है। तो इसलिए इस नॉलेज को हमने लेके चले थे। हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षक ध्यान दें क्योंकि ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, इसलिए समावेशी कक्षा के लिहाज से ये जो TLMs बनाए गए हैं ये बच्चों के लिए खास हैं। आप इन्हें छू कर देख सकते हैं, ये उभरे हुए हैं और थ्रेड के इस्तेमाल से हमने रिफ्लेक्शन को ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बन रही है उन्हें दिखाया भी है। जी आगे बढ़ते हैं मैम। तो आज चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ह्यूमन आई से। ये डायग्राम देखिए, आपको ऐसे लग रहा होगा ये 3D है, क्योंकि जनरली आप अपनी किसी पिक्चर में, किसी मैगजीन में जब आईज को देखते हैं तो आप 2D डायग्राम देखते हैं। तो ये आप देखिए कि आपकी जो आई बॉल है वो पूरी स्फेरिकल होती है और जो आपकी आँख के अंदर जो सफ़ेद पार्ट दिखाई देता है वही मेजर पार्ट आपका यहाँ पर बना रहा है इस पूरे स्फीयर के अंदर, ठीक है। और सामने आप देख पा रहे हैं इस आई के एक ब्लू कलर, ये क्या होता है ब्लू कलर, और ये इस पार्ट्स को आज हम विस्तृत में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो ये है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस जो है, जो आगे हमारी आईज की जब आकृति होती है, ये देखिए कॉर्निया, ये बाहर वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है वो हमारा कॉर्निया कहला रहा है। जब वो आई लेंस के सामने आ रहा है तो बल्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं एक सफ़ेद कलर का लेयर है, राइट। वो लेयर जो है हमारी क्या कहलाती है, स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा हमने आई बॉल में दिखाया था आपको मेजर वाइट पार्ट, जो हमारी आईज में सामने से जब हम आँखों को देखते हैं तो यही पार्ट दिखाई देता है। ये किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, आईज का ये एक तरह से सुरक्षा कवच है जी, ये हमारे एक्सटर्नल इंजरी से हमें बचाता है, ठीक है। अब आपके इसी में मैंने जो दिखाया था अंदर आपको एक ये रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, जिसको हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब कभी किसी की आइज आप देखते हैं कि वो आइज ब्लू कलर की है, किसी की ब्राउन कलर की है, किसी की ग्रे कलर की है। ये आइरिस है जो उसको डिफरेंट कलर्स को प्रोवाइड करता है। जी मैम, अक्सर क्या ये जो आइज़ के कलर्स का होना डिसाइड करते हैं या हमारी आइज़ ये डिसाइड करती है, तो ये हमारे आसपास के नेचर से या फिर एटमॉस्फेयर से भी अफेक्ट होते हैं? बिकॉज ज़्यादातर फॉरेनर्स अगर हम देखें तो उनकी आइज़ जो है वो डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू इंडियंस। स्किन कलर एंड आइज ये सारे पिगमेंट्स के कारण होता है, जो हमारे पिगमेंट्स हैं। और जो अलग अलग हम जोग्राफिकल रीजन्स को जब बिलोंग करते हैं तो वहाँ का कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल, पर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी कई लोगों की भूरी आंखें आपको देखने को मिलती हैं, किसी की ब्राउन मिलती हैं, वो जेनेटिकली भी होता है और पिगमेंट से डिसाइडेड होता है। ओके मैम। अब ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, खास करके हमारे पास अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनके लिए ये ह्यूमन का आई एनाटॉमी मैंने इसको पूरा टेक्टाइल बनाया है मैम। इसमें आप देख सकते हैं बच्चे को अलग अलग लेयर्स को वो छू करके देख पाएगा, और जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स जो हैं वो अलग अलग टेक्सचर से दी गई हैं। मतलब जैसे मैंने अभी 3 लेयर्स की आपके सामने बात करी थी, एक मैंने सबसे बाहर की लेयर हमने देखी, स्क्लेरा देखा, कॉर्निया देखा, और हमने आइरिस की बात करी। तो ये तीनों ही हमने अलग अलग बनाई हैं। इसके अलावा जो अभी हम और बात करने वाले हैं रेटिना की, उसका भी टेक्सचर अलग है। इवन जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उसका भी टेक्सचर अलग है। तो इस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को अगर हमने ये दिया जाएगा तो जो इसका नॉमेनक्लेचर है वो भी पूरा उनको ब्रेल में दिया गया है, तो ब्रेल में पढ़ भी सकते हैं और इसको छू करके सभी पार्ट्स को वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीन पे शायद उनको इतना आसानी से वो नहीं उनको समझ आएगा कि स्क्रीन पे कि मैं क्या दिखा रही हूँ, तो उनके लिए ये हमने काम किया है, ठीक है।
तो अभी हम बात कर रहे थे मैम आइरिस की, ठीक है, जो हमारी आइज को डिफरेंट कलर दे रहा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो सेंटर में होता है ना, वहाँ पर एक ये होल होता है, यहाँ पर ये होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल की साइज को बड़ा कर सकता है, प्यूपिल होल को कह रहे हैं। ये इसकी साइज को आइरिस बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। ये बड़ा और छोटा कब करता है? सपोज करिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जहाँ पर लाइट कम है, रोशनी कम है, तो हमें क्लैरिटी से देखना है उसको, तो हम चाहेंगे कि जितनी भी रोशनी है वो सभी हमारी आंखों में चली जाए और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएँ, तो ये प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। और अगर बहुत तेज लाइट है तो हमें लगता है कि हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमें लगता है कि हमारी आई सेल्स डैमेज ना हो जाए। ऐसे में प्यूपिल का साइज आइरिस कम कर देता है। तो इस तरह से ये मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हमारे कलर को भी डिटरमाइन करती है और प्यूपिल की जो कहना चाहिए ओपनिंग है, जो उसके साइज को भी वेरी करती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी जस्ट पीछे, आइरिस के पीछे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन लेंस है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की क्या क्वालिटी होती है? वो अपने अंदर से लाइट को पूरी तरह से पास होने देता है। तो यहाँ पर ये लेंस है। अब लेंस और इसके आगे वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, इसके बीच में एक वाटरी कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और इस लेंस के बाहर पीछे वाला पार्ट पे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अगर आप टच करके भी देखेंगे तो आपको लगेगा ये जेली जेली सा क्यों है, चमकता हुआ सा आपको दिख रहा होगा। जेली लाइक सब्सटेंस है। इसका कंपोजिशन नियरली ब्लड ग्रुप से मैच करता है, ब्लड कंपोजिशन से मैच करता है और इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्लियर। अब ये विट्रस ह्यूमर जो है, ये हमारे कहना चाहिए कि इसको नम भी बना के रखता है एंड साथ में कोई भी शॉक्स होते हैं उनको भी बचा करके ये चलता है। इसके बाद जो रेटिना की लाइन है, ये आप रेड वाली आप देखेंगे, यहाँ पर एक रेटिना दिखाई दे रहा है आपको। ये रेटिना की लेयर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी आइज में जो इमेज बनती है वो इस रेटिना पर ही बनती है। और ये रेटिना कहना चाहिए, इसके अंदर ना दो तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट बाहर से अंदर गई, ट्रांसपेरेंट लेंस से पास होकर के गई, तो कहाँ पहुंची? रेटिना पे पहुंची। अब रेटिना में ये जो सेल्स थे ये एक्साइट हो गए, ये एक्साइट हो इल्यूमिनेट होंगे और वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हमारा काम करता है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है। वो क्या करेंगे? इस रेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक ले जाएंगे। तो आप देखिए पाथ जो लाइट ने फॉलो किया वो क्या क्या था? पहले कॉर्निया, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो फिनोमिनन यहाँ होता है, बेंड हो गई लाइट। उसके बाद वो प्यूपिल से जो आइरिस के अंदर होल था वहाँ से पास होके गई, वहाँ से आइरिस ने कंट्रोल कर लिया था कितनी लाइट को पास करना है, लेंस तक पहुंची। लेंस जो एक ट्रांसपेरेंट था, बल्जिंग पार्ट था वहाँ पर आईबॉल के सामने, वहाँ से पास होती हुई आगे जाती है। पर लेंस का वहाँ पर क्या काम कर रहा है? लाइट को पास तो कर रहा है, साथ में एक काम और कर रहा है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। फोकल लेंथ को एडजस्ट करना मतलब कि हमारी ऑब्जेक्ट्स को इमेज उसकी रेटिना पर प्रॉपरली बने, तो उसके हिसाब से वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। फिर विट्रस ह्यूमर से पास होते हुए लाइट पहुंच गई रेटिना पर, वहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और वो लेकर के ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन पर चली गई। तो ब्रेन में जब इमेज पहुंची तब हमने परसीव किया। तो जैसे कहा जाता है आंखों से देखते हैं पर ब्रेन से भी देखते हैं, तो ब्रेन परसीव नहीं करेगा हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। मैम, दो प्रश्नों पर बात चाहेंगे, क्योंकि हमने जाना कि जो हमारी आईज हैं उनमें लेंस है और हम देखते हैं कि हमारे जो कैमरास हैं इनमें भी लेंस है। तो क्या इन दोनों ही चीज़ों का कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या क्या इनमें कोऑर्डिनेशन है या क्या क्या समानताएं हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे पास एक कैमरा है, आप इस कैमरे को देख सकते हैं। ये बहुत पुराना है समय का, लेकिन आप देखिए इसके अंदर भी लेंस है। ये देखिए यहाँ पर आपको लेंस दिखाई दे रहा है।
ये अंदर जो आपको चमकता हुआ वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये लेंस है बेसिकली। अब ये जो होल है उसके आगे, ये किसके साथ समानता है इसकी? हमारे आई लेंस के साथ। हाँ, लेंस तो आई लेंस हो गया, और ये होल जो है प्यूपल, जो अभी हम देख रहे, जो आइस में रोशनी जिसके थ्रू, ओपनिंग के थ्रू गई थी। ठीक है। अब जहाँ पर आइरिस कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पर भी डायफ्राम है, ये देखिए, ये बंद कर दिया या आधा खोला या पूरा खोला, जो ये डिसाइड कर रहा है कि लाइट कितनी इसके अंदर जाए। तो ये कैमरा, हमारी आइज को इसीलिए कहते हैं ये कैमरा की आई है, ठीक है ना जी। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आजकल आप मोबाइल्स देखते हैं, मोबाइल से आप बनाते हैं, जब कोई भी मतलब स्कैन कर रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं, तो आप करते हैं, आप जरा से टच करते हैं, वो ऑटो फोकस करने लग जाता है, ताकि आपकी इमेज जितनी बेस्ट आ सकती है वो बेस्ट आए। तो वो ऑटो सेंसर जैसे उसके अंदर है, ऐसे ही यहाँ पर आजकल के जो आपके डिजिटल कैमरास में हैं, उनके अंदर भी ऑटो फोकस मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए दोनों ही, या ये कह सकते हो कि हमारी आई की फंक्शनिंग के बेसिस पे हमने कैमरा का इजाद किया, उसकी फंक्शनिंग को डिसाइड किया। जी मैम, और क्या रेटिना में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पर कि इमेज फॉर्म ना हो? यस, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पर इमेज नहीं बनती है, इसलिए उसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। जी मैम, वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है जानने की, और मुझे लगता है बच्चों आप भी इस विषय को जानकर जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपको इस जानकारी का अभाव था, लेकिन आप इस विषय को अपनी आंखों को आज बेहतर तरीके से जान रहे हैं। जी मैम, विषय में आगे बढ़ते हैं। यस, अच्छा, आप देखते हैं कि जब आप कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं, आप क्या करते हैं? उसको एडजस्ट करने के लिए अपनी पोजीशन को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। कभी कैमरा को हम इस तरह से पकड़ते हैं हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली, ताकि हमारी इमेज अच्छे से सही बन जाए। फोकस आजकल ऑटो फोकस जो भी मैंने कहा है। हमारी आइज भी दूर की ऑब्जेक्ट भी देख लेती है, पास की भी देख लेती है, लेंस तो एक ही है। फिर आपने सोचा कभी ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल मैम, ये तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, वाकई बहुत रोचक सी बात है। और एक प्रश्न यहाँ पर मैं एक और जानना चाहूँगी, प्रश्न कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, अगर हम बुक्स को बहुत क्लोज अपनी आइज़ के लिए आएँ, तब भी हम उसको क्लियरली नहीं पढ़ सकते हैं। ये भी मुझे लगता है कनेक्टेड है। चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए कि सपोज करिए ये आपका एक लेंस है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंस है, ठीक है। ये लेंस जो है सिलियरी मसल्स के द्वारा दोनों साइड से अटैच्ड होता है। ये हमने इसमें देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स हैं जो इस लेंस को पुल करके रखे हैं, ठीक है। अब ये सिलियरी मसल्स, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब नेचुरली रिलैक्स स्टेट में होती हैं ये, तब ये कहना चाहिए कि एक फोकस कर रही हैं रिलैक्स स्टेट में, तो जो हमारी लेंस है वो एक थिन लॉन्ग लेंस के रूप में दिखाई देता है। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है लेंस। जब ये लेंस शॉर्ट हो जाता है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये आपके पास ये है, इसको मैंने जब स्ट्रेच करके रखा है, ये लेंस ऐसे पतला और लंबा दिख रहा है, ठीक है। और मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो ये कैसे हो गया? थिक हो गया, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है कि हमारी जो आइस है वो उससे अपनी लेंस की फोकल लेंथ को छोटा और बड़ा कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो इस तरह से हम सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दूर की भी और पास की भी। इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन, और यही एक कहना चाहिए हमारी आइज की खूबसूरती है कि ये हमें दूर की भी ऑब्जेक्ट दिखाती है और पास की भी दिखाती है। बट जैसे आपका दूसरा प्रश्न था कि हम बहुत पास लाते हैं तो हमें क्लैरिटी से बुक को हम नहीं पढ़ पाते। एक सर्टेन डिस्टेंस पे बुक लाते हैं तो ठीक है, पर बहुत पास लाते हैं तो दिखाई नहीं देता है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी आइज के एक दो पॉइंट होते हैं, जिसको एक हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस क्लियर विजन, और दूसरा होता है हमारा फार पॉइंट, कि कितनी दूर तक की। अगर एक आपकी आइज नॉर्मल आइज है तो आप इन्फिनिटी, हम कहते हैं हम इन्फिनिटी तक की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। बट अगर हमारे, और कहना चाहिए जो सबसे नियर देख सकते हैं वो कितनी होती है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमारी आइज की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, पर फोकल लेंथ कितना तक चेंज कर सकते हैं उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन है,
ठीक है, तो हमारा वो उसी से डिसाइड होता है कि हम कितना पास तक देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर है जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर होता है, और फार डिस्टेंस जो होता है, जितना दूर तक की देख सकते हैं, वो हमारी इन्फिनिटी कहलाता है। तो हम इसमें मतलब इनके बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में सभी ऑब्जेक्ट्स को हमारी आइज देख पाती हैं। जी मैम, आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आइज़ को जान रहे हैं, फिर क्योंकि कुछ लोग या फिर कुछ बच्चों की बात करें या हम अपनी स्वयं की भी बात करें, तो विदाउट स्पेक्सलेस या फिर विदाउट लेंसेज देखना जो है संभव नहीं हो पाता है, और फिर ये किस वजह से हमारे आइज़ में डिफ़ॉल्ट आ जाता है? यस मैम, इसमें हमें ये समझना होगा कि हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या प्रॉपर लाइफस्टाइल ना भी हो या कोई और भी फैक्टर्स के कारण, वो मोस्टली एज फैक्टर्स के ही होता है, जो हमारी सीलियरी मसल्स की जो कैपेसिटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की, उसमें कमी आने लग जाती है। तो या ये कहना चाहिए जो आई लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जिसके थ्रू वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसमें कमी आने लग जाती है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारी विजन ब्लर्ड हो जाए, हमारे को कोई चीज़ क्लैरिटी से दिखाई ना दे, क्लियर ना दिखाई दे, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आई लेंस में कोई ना कोई प्रभाव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के हमारे डिफेक्ट्स मोस्टली हम देख पाते हैं। एक कहलाता हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दूसरा कहलाता मायोपिया या नियर साइटेडनेस, और तीसरा कहलाता प्रेसबायोपिया। पर घबराने की बात नहीं है, इन तीनों को ही हम स्फेरिकल लेंसेज से ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जो लोग चश्मा पहनते हैं, मतलब उसके अंदर स्फेरिकल लेंसेस होते हैं, जो ये अपनी हिसाब से कि उनको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, उसके लिए ये करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी कि प्रॉब्लम आती क्या है। जैसे सपोज करिए, ये मैं मायोपिया का आपके आगे मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ कि हमारे पास जब हमारी आइस नॉर्मल कंडीशन में और जो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, तो कोई भी नियर ऑब्जेक्ट है वो उसको हम क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं। कब बन रहा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज देखिए, कहीं पर भी नियर में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आकर के रेटिना पर बन रही है। ठीक है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसी कंडीशन आई आपकी जिसमें हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रही हूँ, दैट इज द फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस में इमेज आपकी इन्फिनिटी से भी हो तो भी आपकी बनेगी, है ना। बल्कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है, नियर पॉइंट जो था 25 सेंटीमीटर है, वो आपका ख़त्म हो गया। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, फार की ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रही है, पास के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास कहाँ तक रख सकती थी? 25 सेंटीमीटर पर हमारी ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये पॉइंट उसका गड़बड़ हो गया, तो इस कारण से इमेज कहाँ बन रही है? इमेज उसकी इस रेटिना से पहले बन रही है, सॉरी बाद में बन रही है, बियॉन्ड। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और फिर हम इससे हाइपरमेट्रोपिक, ये जब देखिए ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, तो इमेज जो है वापस उसको रेटिना पर बना दिया। ठीक है, इसी तरह समझने की हमें ज़रूरत है। ये वीआई के लिए देखो पूरा टेक्टाइल है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझने के लिए वीआई को भी थोड़ा सा मुशद्दत करने पड़ेगा, कैसे दिखेगा कि रेटिना कहाँ, कैसे इमेज, तो पूरा टेक्टाइल किया गया है, उसको वो इसको देख के कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, मायोपिक आई के। अब मायोपिक आई है, इसमें नियर साइट की हमारी ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत आराम से देख सकते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? फार के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अब वहाँ पर जो इन्फिनिटी का पॉइंट था, वो इन्फिनिटी ना रह करके हमने कहेंगे कि उसका कोई नियरर पॉइंट आ गया। इन्फिनिटी तो कोई मेजर नहीं कर सकते, नियरर पॉइंट आ गया, और इसलिए इमेज जो है वो हमारी बिफोर रेटिना बन रही है, यहाँ रेटिना यहाँ पर है, इमेज यहीं आकर के बन गई है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो इमेज वापस रेटिना पर बन जाएगी। अब अगर किसी पर्सन में ये दोनों ही डिसेबिलिटीज हों तो कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है? उसमें उसको फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों ही पहनने पड़ेगा, है ना। तो वो जब पहनना पड़ेगा तो उसको हम बाईफोकल स्पेक्स कहते हैं, कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई एक इमेज दिखाई देती है आपको स्पेक्स के अंदर, कि नीचे का पार्ट अलग लेंस दिख रहा है, ऐसे राउंड होता है, ऊपर का लेंस अलग है। यस, उसमें 2 करेक्टिव लेंसेज का इस्तेमाल किया गया, कॉनकेव एंड दी
कॉन्वेक्स, तो Okay. दूर का भी दिखे और पास का भी दिखे, इसलिए। अब ये हमारा एक थर्ड जो रहता है वो है हमारा प्रेसबायोपिया, जिस उम्र के साथ हमारे सिलरी मसल्स जब वीक हो जाती हैं उस कारण से ये हमें प्रॉब्लम आती है। इसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें टैक्टाइल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका नियर पॉइंट इफेक्ट हो गया है, तो इसीलिए उसको नॉर्मल विजन में रेटिना पे बन रही थी पर इसमें रेटिना के बियॉन्ड बन रही है, तो इसलिए हमें इसको ठीक करने के लिए अगेन कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो हमने इस चैप्टर में जो न्यू कीवर्ड्स नोट किए हैं, चलिए बच्चों उन्हें भी देखते हैं। की पॉइंट्स आर रेटिना, पावर ऑफ एकोमोडेशन, cataract. So time to take your homework. Please note down it. हाँ, in your homework we are giving you 3 questions. First is what is meant by power of accommodation of the eye. Second, what is the far point and near point of the eye, human eye. Third, explain the formation of image in the human eye. Modified homework. The same homework is given in the braille for the children with visually impairment, and the children having some difficulty in the language understanding and comprehension. The homework is modified as 3 fill-ups. First is the power of accommodation of the eye is the ability to change its dash to see both dash and dash object. Second, an eye with normal vision has dash as far point, dash centimeter as the near point. Draw the label diagram of the human eye. So please note down homework summation format. First give your name and then class. Please mention school name and address. Expert teacher name. Date of session and photograph is optional. Now please send it to dth.class10@ciet.nic.in. सो हमारा समय हो चुका है कि हम अपने समावेशी कक्षा के सत्र को ख़त्म करें और इसको एंड की तरफ लेकर चलें, लेकिन जितनी भी रोचक बातें आज हमने अपने इस सत्र में सीखी है तो बच्चों उसके लिए तो हम बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी हैं अनीता सरदाना मैम, कंसल्टेंट फॉर इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सो डियर लर्नर्स, चलिए अब आपको बता दें हमारे ई कंटेंट कंपटीशन से जुड़ी घोषणा को। तो नोट कीजिए, वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए आप विजिट करें CIET की वेबसाइट, ये है www.ciet.ncert.gov.in, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर भी हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। यहाँ आप देखिए हमारे जो लाइव शेड्यूल है, हमारे अगले प्रोग्राम जो कि लाइव और इंटरेक्टिव होंगे वो 2 बजे से शुरू हो जाएंगे। तो पहला 2 बजे का जो सत्र होगा वो होगा हमारा कक्षा 3 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सत्र और विषय फाइलिंग एंड लिफ्टिंग। 2:30 पर कक्षा 3 के बच्चों के लिए इंग्लिश का सत्र होगा थैंक गॉड। 3 बजे कक्षा 4 के बच्चों के लिए उर्दू में उर्दू ज़ुबान का एक खूबसूरत उन्वान जानेंगे अक्लमंद मछेरा। 3:30 पर कक्षा 4 के बच्चों के लिए हिंदी का सत्र होगा किरमिच की गेंद। 4 बजे प्रशिक्षण सत्र के दौरान चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर हमारे सत्र को प्रसारित किया जाएगा। विषय होगा विज्ञान शिक्षण और अधिगम के लिए ऑडियो और वीडियो संसाधन। आज 5 बजे सहयोग सत्र के दौरान बात होगी इम्पोर्टेंस ऑफ ई फास्टिंग फॉर होलिस्टिक वेलनेस। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न माध्यमों से और हमारे सत्र का आप हिस्सा भी बनते हैं अपने प्रश्नों के ज़रिए, ये हमें बहुत खुशी देता है। हमने इस समावेशी कक्षा में बहुत कुछ नया सीखा और आगे हमारे आने वाले सत्र भी ज़रूर आपको अच्छी और बेहतरीन जानकारी देंगे। यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भूमिका को। भूमिका, आपका सत्र के लिए धन्यवाद। यहाँ मैं सृजन भी आपसे चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।